प्रिय छात्रों, लास्ट वाले वीडियो से आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th के इस वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति की परिभाषा पढ़ी थी, उसको समझा था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब किसी तार के सिरों को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अफवाह वेग से चलते हैं और रास्ते में उनकी जो टक्कर होती है धनायनों से होती है और इसमें कुछ एनर्जी क्षय होती है यानी ऊर्जा क्षय होती है। ये ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तार के आयनों को दे दी जाती है। इससे तार का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और बैटरी से ली गई ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। तो अब यहीं से हमको पता करना है कि कितना वर्क डन होता है और कितनी शक्ति उत्पन्न होती है। तो यहीं से आगे देखते हैं। तो इसमें किए गए कार्य का मान पता करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि माना किसी चालक तार में आई धारा टी समय के लिए प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित धारा आई का मान जो होगा वो Q अपॉन टी के बराबर होगा। यानी वैद्युत धारा बराबर होता है आपके पास में आवेश अपन समय। ठीक है, तो यहाँ से आवेश का मान हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से Q का जो मान निकलेगा वो निकलेगा I इंटू टी के बराबर। इसके बाद अगले पैरा से आप लिखेंगे कि यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V और उसमें प्रभावित आवेश Q हो तो जो बैटरी द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत विभव की परिभाषा से यानी V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से जो किया गया कार्य हमको पता करना है वो W बराबर इसी फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, Q इंटू वी के बराबर होगा। देख पा रहे हैं सभी लोग, Q से V का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से किया गया कार्य आपको W मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा था Q बराबर IT था, तो W इक्वल्स टू Q के प्लेस पर अब आप IT लगा देंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो I इंटू टी मिलेगा। ठीक है, Q की जगह पर I इंटू टी और यह V पहले से है। इसको एक याद करने के पर्पज़ से लिख लीजिएगा, VIT व्युत्त करके लिखेंगे तो इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे आप सभी देख पा रहे हैं W इजिकल टू वी आई टी है ना। तो यहाँ पर इतना जूल यानी W इजिकल टू वी आई टी इतना जूल आपके पास में किया गया कार्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर आप इसके और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं कि यदि V इक्वल्स टू आई इंटू आर हो, ठीक है ना, ये कैपिटल R प्रतिरोध है और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो V से दिखाया गया है। तो अब इस V के प्लेस पर अगर आप V इक्वल्स टू आई आर लगाते हैं तो यहाँ पर I इंटू आर V के प्लेस पर आएगा और एक आई यहाँ पे पहले से ऑलरेडी दे रखा है और इस आई और इसका आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में एक और फार्मूला, एक और सूत्र मिल जाएगा जो किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिलता है W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। और अब यहाँ पर एक फार्मूला अगर आप और लगाना चाहें, आई इक्वल्स टू किसके बराबर, V अपॉन आर के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी की जगह पर आई की जगह पर आप V स्क्वायर अपॉन आर लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर V स्क्वायर और नीचे भी आर स्क्वायर और साथ में आर टी ऊपर दे रखा है, तो यहाँ एक आर से इसका एक आर कैंसिल होगा, आपके पास मिलेगा V स्क्वायर इंटू टी अपॉन कैपिटल आर। तो इस तरह से W के आपको तीन फॉर्मूले यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे और ये तीनों ही फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब इन तीन फार्मूलों की सहायता से सभी में टी जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक आपका हुआ W इक्वल्स टू क्यू वी ले लिया आपने, एक हो गया आपका W इक्वल्स टू वी आई टी, एक W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी और एक रह गया आपके पास में V स्क्वायर टी अपॉन आर। इसके बाद में हम बात करते हैं शक्ति के बारे में। तो अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे शक्ति। परिभाषा देख लेंगे, यदि चालक द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य, ठीक है, P हो, तो यहाँ से जो फॉर्मूले हम लोग निकालने जा रहे हैं P इक्वल्स टू W अपॉन टी। केवल करना ये होगा कि W के जितने फॉर्मूले अभी तक आपने देखे हैं उन सभी में T से आप भाग लगा दीजिए तो आपको वहाँ पर पावर यानी शक्ति का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले W इक्वल्स टू P इक्वल्स टू W अपॉन टी, W की जगह पर नेक्स्ट स्टेप में आप क्यू वी अगर लगाते हैं तो आपको मिलेगा क्यू वी अपॉन टी। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर W की जगह वी आई टी लगाते हैं और T से अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ T से T कैंसिल हो जाएगा, तो केवल V इंटू आई बचेगा आपके पास में। ओके, इसी तरह से आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी में आप टी से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर केवल आपके पास में आई स्क्वायर इंटू आर रह जाएगा। ठीक इसी तरह वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर में आप टी से भाग लगाते हैं तो वहाँ पे आपके पास बचेगा केवल वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो इस तरह से ये कई सारे फॉर्मूले, नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हो गए। ठीक है ना, तो ये इन फॉर्मूलों का प्रयोग कहाँ पर करना है, इन फॉर्मूलों का प्रयोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा, प्रश्न के अनुसार जिस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो उस तरीके से आप उस फॉर्मूले को वहाँ पर प्रयोग करेंगे। मात्रक की बात करें तो मात्रक की जो उत्पत्ति अगर कहें तो सामने है कि P इक्वल्स टू W अपॉन टी, फॉर्मूले सभी के पता है तो ठीक है। तो W का मान जो कार्य है तो वहाँ से बनेगा इसका जूल और जूल पर सेकेंड, और या फिर शक्ति का मात्रा जूल बटे सेकंड के लिए, या फिर इसको क्या कहते हैं वाट, वाट से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके,
तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पहले तो ये जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपको देखना होगा। और ये फार्मूले जितने भी हैं, ये सभी फार्मूले जैसे मैं कह रहा हूँ, इन फार्मूलों को आप अच्छे से देखिएगा। और इसके बाद नोट में देखते हैं। नोट में यहाँ पर जो किया गया कार्य है उससे कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक नोट्स में आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। तो W = J × Q, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले वैज्ञानिक जूल थे, उन्होंने बताया कि किसी भी कार्य को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, सॉरी ऊष्मा में, ठीक है ना। कार्य को किस में चेंज किया जा सकता है, ऊष्मा में। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल होता है कि अगर दोनों हाथों को रब किया जाए, यानी आपस में रगड़ा जाए, तो दोनों हाथों के बीच में गर्मी पैदा हो जाती है, नहीं ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो किया गया कार्य वो किस में बदल रहा है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से जो डब्ल्यू के ये सारे फॉर्मूले आए हैं आपके पास में, अगर उनको आप ऊष्मा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक समानुपाती नियतांक, जिसे आप क्या कहते हैं, जे कहते हैं, जे आपका कहलाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 4.18 होती है। बहुत सारी बुक्स में आपको 4.2 लिखा हुआ मिलेगा, वो राउंडिंग ऑफ करने के बाद मिलता है। तो इसमें जो किया गया कार्य है और यांत्रिक तुल्यांक, जिसे हम जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, और क्यू आपकी ऊष्मा को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिए, कार्य इक्वल्स टू यांत्रिक तुल्यांक इंटू ऊष्मा, ठीक है। तो यह चीज़ भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई है। तो अगर आपको डब्ल्यू से क्यू निकालना है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, उस क्यू को, डब्ल्यू को 4.2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या 4.18 से डिवाइड कर दीजिए। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कार्य में, ठीक है, 4.2 से भाग लगा दें तो आपको क्या मिल जाएगी, ऊष्मा यहाँ से प्राप्त होगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में 1 किलोवाट घंटे के बारे में। तो 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, आप लोगों ने इसे आपके घर में विद्युत शक्ति को नापने के लिए विद्युत मीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक मीटर कहते हैं, विद्युत मीटर कहते हैं। उसमें जो विद्युत धारा का मेजरमेंट होता है, मापन होता है, वो 1 किलोवाट में होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो परिभाषा है वो है, किसी भी विद्युत पर्पज में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप 1000 वाट शक्ति वाले उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, और अगर ऐसे उपकरण आप 1 घंटे चलाते हैं, ठीक है, 1000 वाट का कोई उपकरण हो, अगर आप वो 1 घंटा यूज़ करते हैं, तो ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि वहाँ पर 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, विद्युत शक्ति का आपने क्या किया, प्रयोग किया, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति की माप है, जो यह बताती है कि आपने उस विद्युत परिपथ में 1000 वाट का उपकरण 1 घंटे तक प्रयोग किया है। यहाँ पर अगर आपको यूनिटों की संख्या निकालनी हो, तो यूनिटों की संख्या को हम एन से डिनोट कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि कितने वाट का उपकरण है, कितने घंटे चलाया है, तो यहाँ पर घंटों की संख्या आती है। कितने, अगर पूरे दिनों में यूनिटों की संख्या निकालनी है तो आप डेज़ की संख्या लिखते हैं, यानी दिनों की संख्या, और इस पूरी इक्वेशन को भाग लगाते हैं, आप डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ 1000। 1000 से आप यहाँ पर भाग देते हैं, और ये सूत्र आपको मिलता है यूनिटों की संख्या के लिए। तो यूनिटों की संख्या इक्वल्स टू आपके सामने है वाट इंटू घंटे इंटू दिनों की संख्या अपॉन 1000। तो इस तरह से ये पूरा हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, अगला हेडिंग आप लिखेंगे कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णकोड, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं उन सब के अलग अलग कलर होते हैं, उनका अलग अलग रंग होता है, और उस रंग के आधार पर उनके मानों को प्रदर्शित किया जाता है, और उसी कोड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड के लिए इंडिकेशन दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। गोल्ड का कलर हो ±5%, सिल्वर का हो 10%, और अगर किसी कलर का नहीं है तो उसके लिए 50%। ये जो मान है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हटा दिया गया है सिलेबस में से, ठीक है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो उसे नोट कर लीजिए, ज़्यादा फोकस हम इस पर नहीं करेंगे। इसी तरह से बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन पे, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप 10th में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, और 10th में जो भी आपने पढ़ा था तो उस चीज़ को एक बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भले सिलेबस में आपके पास ना हो, लेकिन एक बार इसको क्विकली लिख लीजिएगा और रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ रखा होगा, जो फास्ट से जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रतिरोधों को 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है, 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। एक श्रेणी क्रम में होता है, जैसे आपने देखा होगा कि इस तरीके से अगर 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है, R1 और R2, तो ये श्रेणी क्रम में कहे जाते हैं। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी कि इनका टोटल जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, इसको आप कहते हैं R1 + R2। ठीक इसी तरह से अगर समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में इनको जोड़ने का तरीका, उनके सिरे एक साथ होते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए ये एक प्रतिरोध हुआ और ये दूसरा प्रतिरोध,
तो इसके दोनों सिरे ये एक साथ अटैच हैं और ये दोनों वाले एक साथ अटैच हैं, ठीक है, एक साथ अटैच हो रहे हैं। लेकिन इनको जो जोड़ने का तरीका है वो अलग होता है, ठीक है। वो कैसे जोड़ा जाता है, इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकलता है वो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 और प्लस 1/r2 की सहायता से पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है, आपको पहचानना होता है कि कौन से प्रतिरोध आपकी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और कौन से समांतर क्रम में लगे हुए हैं। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इनके बारे में। ये इससे क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इनके बिना फिजिक्स का थोड़ा सा समझना टिपिकल है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार इसको जल्दी से देख लें। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्किट है उसमें R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। तुल्य प्रतिरोध आपका V है, पोटेंशियल V है, और इन तीनों के सिरों पर क्रमशः R1 के सिरों पर V1 लगा हुआ है, R2 के सिरों पर V2 और R3 के सिरों पर V3। और इन तीनों में अगर संबंध निकाला जाए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। जो भी श्रेणी क्रम में लगे होते हैं उन सभी में धारा का मान, इसको थोड़ा सा सही बना लीजिए, गलत लगा दिया निशान। इसमें जो धारा का जो मान होता है वो सभी के लिए एक समान होता है। कहने का मतलब है कि R1 R2 और R3 तीनों में जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो एक समान होगा, ठीक है, विद्युत धारा एक सी प्रवाहित होगी। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अगर V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 और V3 को लेकर चलते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर तुल्य प्रतिरोध ये मान के चलें कि पूरा प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध इस किसके बराबर है, R के बराबर, तो V इक्वल्स टू I इंटू आर। V1 के सिरों पर अगर निकालें तो I इंटू R1, इसी तरह से V2 के लिए निकालें तो I इंटू R2 और प्लस I इंटू R3। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, I को कॉमन लेना है और दोनों तरफ से I को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो आपको पास में केवल बचेगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में धारा के मान सबके लिए अलग अलग होंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए एक समान होगा। तो उसमें जोड़ने का तरीका ज़रा देख लीजिए, ये एक प्रतिरोध हुआ, दूसरा प्रतिरोध ये हुआ और तीसरा प्रतिरोध ये हुआ, जिसको आपने R3 कहा। और इन सब में पोटेंशियल आपका किसके बराबर, V के बराबर होगा। यही पोटेंशियल डिफरेंस सभी के सिरों पर होगा। तो यहाँ पर R1, ये R2 और ये आपका R3। धारा के मान यहाँ तक धारा सब में एक समान आएगी, और लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगी इस पार्ट में जाएगी, ऊपर वाली में कुछ धारा जाएगी I1, इसमें I2 धारा जाएगी और इसमें I3 धारा जाएगी, ठीक है ना। यानी I जो है वो तीन भागों में बटा है। तो I, इस फॉर्मूले का जो निगमन है वो I की सहायता से होता है। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 और प्लस I3 की मदद लेंगे, और इसमें अगर तुल्य प्रतिरोध R के बराबर हो तो I का फॉर्मूला आप लिखेंगे V/R, I1 का लिखेंगे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। जैसे लास्ट वाले सीरीज वाले में देखा था आपने कि I का मान उसमें समान था, पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग था, तो वहाँ पर I को कॉमन ले लिया था। यहाँ पर सब में से क्या कर लो, V को कॉमन लेके दोनों पक्षों से क्या कर देंगे, काट देंगे। यहाँ पर जो आपके पास में बचेगा 1/R, दिस इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो इस तरह से ये समांतर क्रम का संयोजन होता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन ये आपने समझे, ठीक है। और इनको अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि इसके बेसिस पर भी आगे आपका इलेक्ट्रिक परपथ यानी विद्युत परपथ का चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ न्यूमेरिकल के साथ में फिर नए वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।